like a Hellcat. पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जीवू की पूरी फैमिली बंटवारे के लिए रेडी है, जहां हमको जीवू के डैड की 3 बड़ी बहनें भी दिखाई जाती हैं जो कि इस दुनिया में जीवू के डैड की वजह से आई थी, क्योंकि जीवू के ग्रैंडपा को स्टार्टिंग से एक बेटा चाहिए था। इसलिए वो तीनों चिढ़कर बोलती हैं कि पक्का डैड सब कुछ इसी को देकर गए होंगे। तो ये सुन बड़ी बेटी रोने की एक्टिंग करने लगती है, मगर जीवू के डैड बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और खुश थे और जीवू उनसे भी ज़्यादा। ग्रैंडपा की लास्ट वीडियो प्ले की जाती है जिसमें वो बताते हैं कि आज तक मैंने जितना भी कमाया उस सारे पैसे को तुम लोगों ने अपना माल समझ के उड़ाया और पूरी लग्जरियस लाइफ का मज़ा लिया, सिर्फ मेरे अलावा, क्योंकि मैं हर टाइम काम में बिजी रहता था और तुम्हारी इन सभी हरकतों को डक की तरह बैठ के चुपचाप देखता था। तो ये सुन सभी बच्चे अपनी हरकत पे चुप रह जाते हैं, मगर जीवू ग्रैंडपा की बातों पर हंस रहा था। ग्रैंडपा के लॉयर सभी को बंटवारे के बारे में बताते हैं, जहां वो कहते हैं कि मिस्टर गोंग ने अपनी बड़ी बेटी को जायदाद का 30% दिया है, यानी सभी रिजॉर्ट से लेकर 1.8 बिलियन डॉलर्स वाले गोल्फ कोर्स भी। तो ये सुन सभी के होश उड़ जाते हैं कि ऐसा हुआ कैसे। इसलिए जीवू के फादर गुस्सा करते हैं, मगर मिस्टर गोंग की बड़ी बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रही थी। लॉयर बताते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये हर रोज़ मिस्टर गोंग को कॉल करके उनकी हेल्थ के बारे में पूछती थी, मिस्टर गोंग को अपने साथ फैमिली ट्रिप पर भी लेके जाती थी, उनके साथ अच्छे से बॉन्ड रखती थी और साथ ही मिस्टर गोंग के टाइम पर हेल्थ चेकअप भी करवाती थी। तो ये सुन मिस्टर गोंग की बड़ी बेटी बोलती है कि देखा मैं कितनी केयरिंग डॉटर हूँ, पर लोग मुझे स्टार्टिंग से गलत समझते थे, जैसे मैं अपने डैड को मक्खन लगा रही हूँ, पर अब देखो रिजल्ट सबके सामने हैं। जिस बात को सुन जीवू के डैड अपनी बड़ी सिस्टर को फेक बोलते हैं। लॉयर अब मिस्टर गोंग की दूसरी और तीसरी बेटी के बारे में बताते हैं, जिन्हें जायदाद का 10% दिया जाता है, यानी एक आर्ट्स हॉल और एक अम्यूजमेंट पार्क, क्योंकि वो दोनों भी मिस्टर गोंग की बहुत ज़्यादा केयर करती थी, यानी उन्हें समय समय पर फ्रूट्स भिजवाती थी, लेटेस्ट मसाज मशीन्स भिजवाती थी और बर्थडे पर गोल्फ क्लब्स भिजवाती थी जो कि उनके फेवरेट थे, इसलिए उन्हें 10% दिया गया। तो ये सुन वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश थीं, जिन्हें जीवू कांग्रेट्स बोलता है। तो फिर अब मिस्टर गोंग के इकलौते बेटे यानी जीवू के डैड के बारे में बताया जाता है। तो ये सुन वो नर्वस और एक्साइटेड दोनों होते हैं। लॉयर बताते हैं कि मिस्टर गोंग के अकॉर्डिंग उनके इकलौते बेटे यानी चॉय कभी अपने डैड को कॉल नहीं करते थे, यहाँ तक कि उन्हें उनके बर्थडे पर विश तक नहीं करते थे, और जब जब बिजनेस में अपनी टांग अड़ाते थे उसे अपनी लापरवाही की वजह से डुबा देते थे, और साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी बिना मिस्टर गोंग को बताए चेंज कर दिया करते थे, और कंपनी के काफ़ी सारे स्टॉक्स को भी बिना मिस्टर गोंग को बताए बेच दिया करते थे, ताकि उन पैसों से अय्याशी कर सकें और लड़कियों पे उड़ा सकें, जिस वजह से उनका अपनी वाइफ से डिवोर्स हुआ। तो ये सुन जीवू के डैड चुप रह जाते हैं, मगर फिर हंसकर बोलते हैं कि डैड भी ना बहुत मजाकिया थे। पर जब लॉयर ने बताया कि मिस्टर गोंग ने जीवू के डैड को जायदाद में से कुछ भी नहीं दिया, बल्कि उन बचे हुए 50% को चैरिटी में दे दिया है, तो ये सुन जीवू के डैड के होश उड़ जाते हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है, यानी ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं, मैं इस परिवार का इकलौता बेटा हूँ। जीवू भी घबराकर पूछता है कि डैड ये हो क्या रहा है, यानी अब मेरा क्या होगा, आपने बोला था कि आप मुझे भी कुछ दोगे। तो इस पर जीवू के डैड जीवू को चुप बैठने के लिए बोलते हैं। तीनों बहनें ये बातें जानकर खुश थी और बोलती हैं कि हम डैड के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो ये सुन जीवू के डैड उन तीनों से चुप होने के लिए बोलते हैं और फिर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि तुम तीनों इस दुनिया में मेरी वजह से आई, पर अब मेरे से ही मेरा सब कुछ छीन लिया। ये सीन यही कट होता है, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जुंगी को देखते हैं, जो कि किम योंग के दिए हुए शूज़ पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी और फिर बैठकर अपने सामान की पैकिंग करने लगती है, मगर उसके माइंड में ये बात आ रही थी कि मेरे फॉर्म्स अभी तक घर आए क्यों नहीं। उन एजेंसी लेडी यानी मिस मिंजू ने कहा था कि वो बहुत जल्द उन फॉर्म्स को मेरे घर पार्सल करवा देंगी, इसलिए वो मिस मिंजू को कॉल भी करती है, मगर नंबर बंद आता है, इसलिए जुंगी को लगने लगता है कि शायद वो किसी काम में बिजी होंगी। फिर जुंगी बाहर आकर अपनी मॉम को कॉल करती है ये बताने के लिए कि अब वो फाइनली फ्रांस जा रही है, मगर कॉल पर कुछ बोल नहीं पाती। तो तब जुंगी की मॉम फेक कॉल समझ के उसे कट कर देती हैं।
नेक्स्ट सीन में हमें जीवू की मॉम को दिखाया जाता है जो कि जब जैसी चर्च आती हैं तो वहाँ जीवू और उसके डैड को तड़प तड़प के प्रेयर करता हुआ देखती हैं, जो कि बोल रहे थे कि गॉड प्लीज हमें हमारा हक वापस दिलवा दो। तो इस पर जीवू की मॉम बोलती है कि हक? कैसा हक? क्या तुम भूल रहे हो कि तुम्हें तुम्हारे डैड ने ऑलरेडी बहुत कुछ दिया था, यहाँ तक कि अपनी 2 बड़ी बिल्डिंग्स भी, जिसे तुमने डुबा दिया और सारी सेविंग्स को लड़कियों के ऊपर उड़ा दिया। तो इस पर वो बोलते हैं कि अरे वो तो मेरी नादानी थी, पर अब अगर मुझे कुछ दिया जाता तो मैं पक्का उसे अच्छे से चलाता। कि तभी जीवू को एक आइडिया आता है और वो अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम, क्या आप मुझे पहले ही अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा दे सकती हो, क्योंकि वैसे भी आपके मरने के बाद वो सारा मेरा ही होगा, इसलिए प्लीज आप मुझे पहले कुछ एडवांस दे दो। तो ये सुन जीवू की मॉम बहुत जोर से जीवू पे चिल्लाती हैं और बोलती हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी मॉम के बारे में ऐसा बोलते हुए? यानी तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं और अपना सारा पैसा तुम दोनों निकम्मों को दे जाऊं? नो नेवर। यानी अगर मैं मरी तो तब भी मैं अपना पैसा तुम दोनों को नहीं दूंगी। जीवू पूछता है कि अगर हमें नहीं दोगी तो फिर किसे दोगी? तो इस पर वो बोलती हैं कि मैं अपना एक एक पैसा गरीबों में डोनेट कर जाऊंगी, समझे बास्टर्ड्स कहीं के। तो ये सुन जीवू के डैड बोलते हैं कि इस टाइम हम भी किसी भिखारी से कम नहीं, इसलिए भिखारी समझकर ही हमें 1-2 करोड़ दे दो। मगर जीवू की मॉम साफ मना करके बड़बड़ाती हुई वहां से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जुंगी को दिखाया जाता है जो कि फ्रांस जाने से पहले अपने वर्क प्लेस पर अपनी लास्ट पेमेंट लेने आती है। तो ये सुन पहले तो जुंगी के सीनियर उसे कांग्रेट्स बोलते हैं और फिर बॉस से जुंगी की पेमेंट लेने चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद जब जैसी जुंगी ने एक बार फिर एजेंसी लेडी को कॉल की तो अब भी उनका मोबाइल बंद आ रहा था। तो ये सुन जुंगी बहुत बुरी तरह शॉक रह जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दूसरी तरफ बार में कुछ गुंडों ने अटैक कर दिया था क्योंकि वो यहाँ पैसे लेने आए थे, जिनसे बार के सभी वेटर्स लड़ने की कोशिश करते भी हैं मगर ज्यादा देर टिक नहीं पाते। जुंगी भी छुपकर ये सब देख रही थी, पर अब क्योंकि उसका एजेंसी लेडी से मिलना इस टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो अपनी सीनियर के रुकाने पर भी नहीं रुकती और बल्कि डरते डरते नीचे आती है, जिसे उन गुंडों का लीडर रोककर पूछता है कि तुम कौन, और फिर जुंगी के मोबाइल को किक मार के दूर फेंक देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां आ जाती है और सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद अब हमें जुंगी को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहां वो पुलिस वालों को कन्विंस करती है कि मैं उन लोगों के साथ नहीं बल्कि मैं तो बस बार की शेफ हूँ, पर कोई उसका यकीन नहीं करता। तो ये देख जुंगी बहुत बुरी तरह जोर जोर से रोने लगती है और वहीं दूसरी तरफ किम योंग जुंगी के वापस घर आने का वेट कर रहा होता है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि जुंगी इस टाइम लॉकअप में है। नेक्स्ट मॉर्निंग किम योंग की कंपनी में हमें येजी को दिखाया जाता है जो कि अब वो भी किम योंग के साथ उनकी टीम में वर्क करेगी क्योंकि उसको ऐसा करने के लिए उसकी मॉम ने बोला है। जहां पहले तो सभी लोग येजी के लेट आने की वजह से उससे इरिटेट थे, पर जब येजी ने बताया कि मैं चेयरमैन की बेटी हूँ तो ये सुन सभी के होश उड़ जाते हैं। किम योंग का दोस्त बोलता है कि अभी ये तो लखपति नहीं बल्कि करोड़पति निकली, इसलिए अब हमें इसके साथ और अच्छे से रहना होगा। मगर किम योंग कुछ नहीं बोलता। वैसे तो अगर येजी की मॉम चाहती तो येजी को कंपनी की ऊंची पोजीशन पे रख सकती थी, मगर उनका मानना है कि येजी को लो से स्टार्ट करना चाहिए, तभी वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगी। और वहीं दूसरी तरफ जुंगी पुलिस वालों को सारी बात बताती है, जिसे सुन वो सभी बोलते हैं कि तुम किसी पर इतना ट्रस्ट करके अपने सारे पैसे दे कैसे सकती हो। यानी वो तुम्हारी कॉल्स का आंसर नहीं दे रही है, इसका मतलब ये कि वो तुम्हारे पैसे लेकर भाग चुकी है। मगर जुंगी उनकी बात का यकीन नहीं करती और बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनकी कंपनी कोई फ्रॉड कंपनी नहीं बल्कि रियल कंपनी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। मगर जब जुंगी ने उसी कंपनी आकर अपना फॉर्म दिखाया तो इस पर वो लेडी बताती है कि ये फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। तो ये सुन जुंगी के होश उड़ जाते हैं। वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यानी इस कंपनी की मैनेजर मिस मिंजू ने मुझे ये फॉर्म दिया था। तो इस पर वो लेडी कहती है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि पहली बात ये मिंजू इस कंपनी की मैनेजर नहीं और ऊपर से वो यहाँ से रिज़ाइन कर चुकी है।
तो ये सुन जुंगी का और दिमाग घूम जाता है, इसलिए वो उस लेडी से मिंजू के घर का एड्रेस लेकर मिंजू के घर पहुंचती है, पर वहाँ भी कुछ नहीं था, यानी पूरा घर खाली था। और एक लेडी के बताने पर जुंगी को पता चलता है कि मिंजू आज ही सारा घर खाली करके गई है। तो ये सुन जुंगी नीचे बैठकर बहुत बुरी तरह रोती है कि आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। गॉड, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और फिर अपना सर पकड़ के बहुत बुरी तरह रोती है। दूसरी तरफ हमें उसी एजेंसी लेडी यानी मिंजू को दिखाया जाता है, जो कि जुंगी के पैसे लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन पे जा रही है। जुंगी रोड पे चलते चलते नीचे बैठकर अपने हालात पे जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वो एक ब्रिज पर आती है जहाँ सुसाइड से रिलेटेड काफ़ी बातें लिखी हुई थी कि हमें कभी सुसाइड नहीं करनी चाहिए बल्कि मुसीबतों का सामना करना चाहिए। तो ये रीड कर जुंगी हंसती है और फिर ब्रिज के बिल्कुल आगे खड़े होकर बोलती है कि मिंजू, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता भी है वो पैसे मैंने कितनी मेहनत से कमाए थे। और फिर मिंजू को काफ़ी गंदी गंदी गालियाँ भी बकती है और फिर बोलती है कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं ज़िंदगी को आगे जीने का, इसलिए अब मैं सब खत्म कर दूंगी। दूसरी तरफ किम योंग, जो कि टीम मेंबर्स के साथ डिनर कर रहा था, वो नॉन स्टॉप येजी को देखने लगता है, ये सोचते हुए कि वैसी हमारी टीम में सारे निकम्मे थे और ये और आ गई। मगर येजी किम योंग को देख बोलती है कि मुझे पता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, पर तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही नहीं घूर रहे। तो ये सुन किम योंग हंसने लगता है और फिर काफ़ी सारे मसाले डालकर एक बाइट रेडी करता है येजी को खिलाने के लिए। मगर येजी डाइटिंग का बहाना करके साफ मना कर देती है कि तभी उस बाइट को किम योंग का दोस्त खा जाता है और बहुत बुरे बुरे मुंह बनाता है। मगर अब किसी को भी इस बारे में पता ना चले, इसलिए उसको ज़बरदस्ती उस बाइट को निगलना पड़ता है कि तभी किम योंग के पास पुलिस की कॉल आई, जिसे सुन वो काफ़ी बुरी तरह डर गया। एक्चुअली पुलिस ने किम योंग को जुंगी की वजह से बुलाया था, क्योंकि उन्होंने जुंगी को सुसाइड करते हुए पकड़ा। तो ये सुन किम योंग बहुत ज़ोर से जुंगी पे चिल्लाता है कि तुम ऐसा कर कैसे सकती हो। नेक्स्ट सीन में जुंगी किम योंग को सारी बात बताकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है और पूछती है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यानी मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होगी। तो इस पर किम योंग जुंगी को समझाता है कि तुम मेरे लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, इसलिए तुम्हें ऐसे ही हार नहीं माननी चाहिए और सुसाइड जैसा ख्याल तो अपने माइंड में कभी लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग जुंगी हो, ना कि लूज़र। तो ये सुन जुंगी में हिम्मत आने लगती है, इसलिए वो बोलती है कि अब मैं दोबारा से अपनी लाइफ की स्टार्टिंग करूँगी। तो तब जाकर किम योंग को सुकून आता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें जीवू को उसकी मॉम के साथ दिखाया जाता है, जहां वो उसे एक पेन ड्राइव देती हैं, ये बताकर कि इसे तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे दिया था तुम्हें देने के लिए। तो ये सुन जीवू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि देखा, मुझे पूरा यकीन था कि ग्रैंडपा ज़रूर मेरे लिए कुछ ना कुछ छोड़ के गए होंगे। और फिर जब वापस अपने रूम आकर उस पेन ड्राइव को लैपटॉप से कनेक्ट करता है, तो उसमें ग्रैंडपा बताते हैं कि मेरे प्यारे जीवू, तुम्हें छोड़कर सभी लोग अपनी लाइफ में सेट हो चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी मैच्योर बन जाओ। मैंने तुम्हारे लिए अपना सबसे लकी हाउस छोड़ा है, जिसे तुम मेरा खजाना भी बोल सकते हो, क्योंकि वहीं से मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी। माना कि वो घर इस टाइम थोड़े कर्जे में है, पर मुझे यकीन है कि तुम सब संभाल लोगे। यानी मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी अपने करियर की स्टार्टिंग उसी घर से करो। पहले वो बुक हाउस होया करता था, पर अब बिल्कुल खाली है, एंड मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे बेचोगे नहीं, बल्कि एक मैच्योर इंसान बन के अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करोगे। तो ये देख जीवू डिसअपॉइंट हो जाता है कि ग्रैंडपा ने सभी को इतना कुछ दिया और मुझे कर्जे में डूबा हुआ घर, क्या ये कोई मजाक हो रहा है। और फिर खड़े होकर कुछ सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें जुंगी को दिखाया जाता है, जो कि वापस बाहर आकर अपना खोया हुआ मोबाइल ढूंढती है, जो कि उसे जब जैसे मिलता है तो उसमें किम योंग का मैसेज आया हुआ था, जीवू के नंबर के साथ ये बोलकर कि मैं तुम्हें उस इंसान का नंबर दे रहा हूँ ताकि तुम उससे अपने पैसे वापस ले सको। तो ये देख जुंगी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि चलो, अब मेरे पास मेरे $2000 तो हैं। और वहीं जीवू, जो कि अपने ग्रैंडपा का दिया हुआ लकी घर देखने जा रहा था, कि तभी उसके पास जुंगी की कॉल आती है, जो कि जब जैसी बताती है कि मैं वही लड़की हूँ जिससे तुमने ड्रिंक कंपटीशन करवाया था। तो ये सुन जीवू खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ हाँ, वही $50 वाली लड़की। तो इस पर जुंगी गुस्से से बोलती है कि 50 नहीं, $2000 थे, फ्रॉड कहीं के, अभी मुझे मेरा पैसा दो। तो इस पर जीवू बोलता है कि मैंने मना कब किया।
तुम्ही ने मुझे लेट कॉल की है। और फिर जुंगी को एक एड्रेस देता है वहाँ आने के लिए। जिसके बाद फिर जब जैसी जीवू अपने ग्रैंडपा के पुराने घर के बाहर पहुंचता है तो वो काफ़ी बुरी हालत में था। यानी जैसा जीवू ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था, और साथ ही अंदर से काफ़ी गंदा भी था, सिर्फ बुक्स से भरा हुआ। इसलिए ये देख जीवू बोलता है कि यहाँ कौन सा खजाना रखा है जिसकी ग्रैंडपा बात कर रहे थे। और वहीं जुंगी भी घर के बाहर पहुंच चुकी थी, मगर जब जैसी वो अंदर आकर जीवू को आवाज़ देती है पर वो हेडफोन्स की वजह से सुनता नहीं, इसलिए जुंगी बहुत ज़ोर से जीवू पे चिल्लाती है। जीवू जुंगी की तरफ देखता है, मगर जब जैसी जुंगी आगे बढ़ती है कि तभी पैर फिसल जाने की वजह से वो डायरेक्ट जीवू के पास जा गिरती है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.